नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 का भी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज से लेकर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उसकी दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे हल होंगे आपके। तो चैप्टर 2 जो है इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। हम देखेंगे मनुष्य समेत बहुत सारे प्राणियों में न्यूट्रिशन की प्रोसेस या पोषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, और विस्तार से जानवरों के बारे में समझेंगे, उन जानवरों के पोषण की प्रक्रिया समझेंगे जो घास खाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं पूरे टॉपिक की। तो ये क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला अगर हमने पेज ले लिया है तो अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें, ऐसा कोई कलर लेता हूं जो इस पे चले। हाँ चलिए पिंक सही है। अब अगर हम फर्स्ट लाइन पर आए या फर्स्ट पॉइंट पर आए तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पादप या पौधे या प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। पहली बात क्या हो रहा है कि जो पादप होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये पीछे हम पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लास में कि जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे, नेक्स्ट पॉइंट नहीं इसी में आगे कह रहा है, परंतु प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि जिस तरह पादप या पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उस तरह प्राणी या जंतु इस प्रकार नहीं कर पाते। क्या आपने कभी किसी मानव को प्रकाश संश्लेषण करते हुए देखा है? क्या आपने किसी हिरण को प्रकाश संश्लेषण करते हुए देखा है? क्या आपने कभी शेर को प्रकाश संश्लेषण करते हुए देखा है? तो नहीं देखा होगा। तो यही बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी प्राणी है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? पौधे से प्राप्त करता है। या तो डायरेक्ट प्राप्त करेगा या इनडायरेक्ट प्राप्त करेगा। जैसे अगर हम हिरन की बात करें तो हिरन क्या करता है? हिरन घास चरता है या पौधों को खाता है, झाड़ियों को खाता है। तो हिरन क्या कर रहा है? हिरन प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहा है। लेकिन अगर हम शेर की बात करें तो शेर क्या करता है? शेर हिरन को खाता है। तो उसको ऊर्जा एनर्जी कहाँ से मिलती है? हिरन ने घास खाया तो हिरन ने पौधों से एनर्जी ले ली, और उसके बाद शेर ने हिरन को खा लिया, तो वो एनर्जी जो पौधों या घास से हिरन में आई थी, हिरन के माध्यम से शेर में चली गई। तो जो हिरन था, जिसने जो घासों को, पत्तियों को स्वयं चर रहा था, वो दरअसल क्या था? वो प्रत्यक्ष रूप से पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा था। लेकिन अगर हम शेर की बात करें, जिस शेर ने हिरन को खाया, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहा था। प्रत्यक्ष रूप से कि वो डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा था पेड़ पौधों से, वो हिरण के माध्यम से कर रहा था। तो यही इस लाइन का मतलब है। थोड़ा व्यापक मतलब है, इतना इस लाइन से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उम्मीद है जो मैंने एक्सप्लेन किया आप समझ गए होंगे। अब अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है कि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं जो क्या करते हैं? सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं। अब ऐसे प्राणियों को क्या बोलते हैं? ऐसे प्राणियों को बोलते हैं हर्बीवोर्स या शाक भक्षी। क्या करते हैं? कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जैसे जो डायरेक्ट पौधों को खा लेते हैं। एग्जाम्पल हिरण। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगली लाइन, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि कई अन्य कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, हर्बीवोर्स हो गए, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, यानी मांसाहारी या कार्निवोर्स। कुछ तो सीधे हिरण, मतलब हिरण जैसे जो जीव हैं वो क्या करते हैं? पौधा खा लेते हैं। और दूसरे कुछ इस प्रकार के होते हैं कि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे शेर, यानी कि हिरण ने पत्ती खाई तो वो डायरेक्ट पौधों का भक्षण कर रहा है। लेकिन अगर हम शेर की बात करें तो शेर डायरेक्ट पत्ती नहीं खा रहा है, शेर हिरण जैसे जंतुओं को अपना शिकार बना रहा है। और यही इस लाइन का मूल है। कह रहा है कि जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं
जो पौधे खाते हैं। तो पौधे हिरन खा रहा है और ये जंतु उन जंतुओं को, यानी पौधे खाने वाले जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। तो अगर हम इसको लिंक करें तो हम ऐसे बना सकते हैं, पौधा के आगे हिरण, और हिरण के आगे क्या हो जाएगा, शेर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तो हिरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स या साग भक्षी हो जाएगा। शेर यहाँ पर कार्निवोर्स हो जाएगा या मांस भक्षी हो जाएगा या मांसाहारी हो जाएगा। तो ये हो गया, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो वहां पर हमने देख लिया कि शाक भक्षी और मांस भक्षी। अब इस यहाँ पर एक चीज कही जा रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। जैसे ये बड़े, इसको बोलते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ये कह रहा है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं, डायरेक्ट भी पौधों को खा लेंगे, और उन जंतुओं को भी खाते हैं जो पौधे खाते हैं। यानी कुछ ओमनीवोर्स का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे जंतु होंगे जो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मैन या मानव या ह्यूमंस ले लो आप। मानव हो जाएगा। मानव क्या करता है, मानव हरी घास भी खाता है पकाकर, और मानव क्या खाता है, मानव मांस भी खाता है, शाक भी खाता है, मांस भी खाता है। ऐसे ही आप देख लो कुत्ता भी सब कुछ खाता है, सर्वाहारी होता है। और उसी तरह आप क्रो ले सकते हो, यानी कौवा ले सकते हो, तो कौवा भी क्या करता है, सर्वाहारी होता है। तो कुछ जंतु डायरेक्ट पौधों को खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स या शाक भक्षी कहते हैं। कुछ जंतु उन जंतुओं को खाते हैं जो शाक भक्षी होते हैं, उन्हें हम मांस भक्षी कहते हैं या कार्निवोर्स कहते हैं। तीसरी प्रजाति के जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, और इन्हें हम सर्वाहारी या ओमनीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मानव, कुत्ता या कौवा ले सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राणियों के पोषण में, अब पोषण की बात शुरू हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसके उपयोग की विधि को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोषण में हम क्या क्या शामिल करते हैं, न्यूट्रिशन में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो पोषण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर की जो पोषण की या पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको लेते हैं। उसके पश्चात जो हम खाना ग्रहण करते हैं, जिसे फूड इंजेशन बोला जाता है, उसे लेते हैं। उसके पश्चात जो हम खाना लेते हैं उसके हमारा शरीर जिस प्रकार उपयोग करता है उसको अगर हम समझ लें तो वही क्या कहलाता है, वही पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट हमने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या होते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक या कंपोनेंट जटिल पदार्थ हैं, यानी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों है, क्योंकि इनका प्रयोग हमारा शरीर डायरेक्ट नहीं कर पाता है, पहले उनको सूक्ष्म रूप में या सरल रूप में तोड़ता है, विखंडित करता है, उसके पश्चात हमारा शरीर इनको ग्रहण करता है। तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। आगे पढ़ेंगे और बेहतर समझ में आएगा। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, क्या पीछे वाला पॉइंट याद रख के इसको पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। और अब इसको देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि अनेक जंतु इन जटिल पदार्थ का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर में हैं या जटिल पदार्थ हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि अनेक जंतु, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर पाते हैं जिस रूप में प्राणी इनको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। तो अगर हम कोई भी ऐसे पोषण तत्व ले रहे हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जटिल है और हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को इसी रूप में नहीं ग्रहण कर पाता है जिस रूप में हम इसे लेते हैं, तो हमारा शरीर क्या करेगा, ये जटिल जो खाद्य पदार्थ हैं
इनको सरल पदार्थों में परिवर्तित करेगा और इस प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हमारा शरीर छोटे मतलब या सरल पदार्थों में तोड़ेगा और फिर हमारा शरीर इसका उपयोग करेगा। तो जब तोड़ेगा तो इसको विखंडन कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को पाचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक आप बात रखिए, जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, या समझ सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप उसका आप देखेंगे, उसका फॉर्मूला देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, या स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो वो हमें डीप में नहीं जाना है उतना। अब ये मान लेते हैं कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारा शरीर क्या करेगा कि इस कार्बोहाइड्रेट को एकदम सरल पदार्थ में तोड़ देगा ऐसे। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म अगर हम एग्जाम्पल से समझें, इसका उपयोग हमारा शरीर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जटिल रूप है। लेकिन अगर हम इसके आगे की बात करें छोटे वाले में, तो इसका उपयोग हमारा शरीर कर लेता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सरल रूप है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात की गई है डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ये कुछ गलत लग रहा है, खैर, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब इसमें हम समझेंगे कि कैसे जो प्राणी हैं वो भोजन का ग्रहण करते हैं, या हिंदी में कह दें तो खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब हम इसे देखेंगे कि जो फूड इंजेशन है या खाद्य अंतर्ग्रहण है, या टेकिंग फूड जो होता है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि हम किस प्रकार से कई प्राणी अलग अलग तरीके से भोजन का ग्रहण करते हैं, इसमें हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो सीधी सी बात है कि जो भी जीव हैं कई सारे, उसमें जो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं। मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था मकरंद क्या होता है, इसको स्वीट जूस भी बोलते हैं। तो ये देखिए इधर फिगर भी बना हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी वगैरह क्या करती हैं, पुष्प पे बैठती हैं और उसका मीठा रस निकाल कर उसे एकत्रित करती हैं। तो इसी मीठे रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। तो कह रहा है मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड पौधे का मकरंद या स्वीट जूस क्या करते हैं, चूसते हैं। आगे की बात करते हैं। अब देखेंगे कि किस प्रकार से सब जीव अलग अलग तरीके से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। पीछे हमने देखा कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मकरंद चूसती हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है कि मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो ऐसे पोषण होता है, कैसे पोषण होगा कि शिशु क्या कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है। तो सब में आप देख रहे हो कि जो खाद्य अंतर्ग्रहण की या खाद्य लेने की विधियां हैं वो अलग अलग। वहाँ पर आप देख रहे हो कि मधुमक्खियाँ क्या कर रही हैं, स्वीट जूस, और यहाँ पर या मकरंद, यहाँ पर शिशु जो हैं या बहुत सारे जो जीव हैं उनके बच्चे आप देखोगे माँ का दूध पीते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि और ऐसा समझिएगा कि एक बार समझने के बाद दोबारा कभी समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमें क्या समझना है, मानव में पाचन या डाइजेशन इन ह्यूमंस। पहला पॉइंट ये अभी इस सारी बात आएगी। ये मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस पहला पॉइंट है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा छिप गया फिगर में, अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या कह रहा है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। कह रहा है कि जो भी हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, पहली चीज़ हम भोजन लेंगे, उसके पश्चात इसे पचाएंगे और फिर जब पचा लेंगे तो पोषक तत्व अवशोषित होकर ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर को प्राप्त होंगे। ये पॉइंट यही कह रहा है कि भोजन अंतर्ग्रहण किया जाएगा, उसके पश्चात उसको पचाया जाएगा, फिर उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आहार का बिना पचा भाग, ऐसा भाग जो पच नहीं पाया है, उसको मल या स्टूल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो आहार का वो भाग जो भी हम आहार लेते हैं
उसका वो भाग जो पच नहीं पाता है उसको क्या किया जाता है, उसको मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका या बकल कैविटी से प्रारंभ होकर गुदा या एनस तक जाती है। कह रहा है कि भोजन जो है वो मुख गुहिका यानी बकल कैविटी से शुरू होता है यहाँ से और उसके पश्चात एनस तक जाता है। तो मुख से लेकर आप कह लो तो भोजन एनस तक जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है। तो ये पूरा एक नली के फॉर्म में आप समझ लीजिए। सबसे पहले बकल कैविटी से लेंगे, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस से होकर बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे हो कि एक नली जैसा आपको दिख रहा है कि होते हुए भटकते भटकते एनस के माध्यम से या गुदा के माध्यम से जो भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो पच नहीं पाता है उसको बाहर निकाल देता है हमारा शरीर। तो ये बेसिक हो गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम देखें तो जो भी ये नली है मुख गुहिका या बकल कैविटी से लेकर एनस तक या गुदा तक, इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं जैसा आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब अगर हम इस नली की बात करें, इस नली को जो मानव में पाचन में प्रयोग होती है मुख गुहिका या बकल कैविटी से इसकी शुरुआत होती है, फिर ये ग्रास नली में जाता है, ठीक है, यानी फूड पाइप जिसे बोलते हैं ओशोफेगस, फिर स्टमक या अमाशय में जाएगा, फिर क्या होगा क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से ये फिर बड़ी आंत में जाएगा जिसे बृहदांत्र या बड़ी आंत कहते हैं, और उसके पश्चात ये गुदा से होकर बाहर निकल जाता है। तो मेनली जो है इसमें हम 6 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि इसके पाचन में आप देखोगे कि लीवर और पैनक्रियास का भी प्रयोग होगा और वो भी भाग लेंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो बेसिकली जो हमारी खाद्य नली है पूरी, अगर हम कह लें हमारी जो नली है जिसे हम भोजन लेते हैं और उसके पश्चात एनस से बाहर निकाल देते हैं, गुदा से बाहर निकाल देते हैं, तो इस नली को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः 6 भागों में हमने बांटा, जिसमें बकल कैविटी या मुख गुहिका, फिर ओशोफेगस या ग्रास नली या ग्रसिका, फिर आमाशय स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और फिर गुदा या एनस। तो ये हम प्रयोग करेंगे और इसके माध्यम से एक एक को हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। अब ये जो हमने 6 भाग पढ़े हैं, जैसे बकल कैविटी, ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस, तो हमने सब पढ़ा। अब हम एक चीज ये देखेंगे कि ये सभी भाग मिलकर आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। एक मिनट, ये सभी भाग जिनको हमने पीछे पढ़ा, 6 भाग जो हमने पढ़ा, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, आहार नाल या पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल या इसी को कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक का निर्माण करते हैं। पीछे जो हमने 6 भाग पढ़ा वो जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे इस पॉइंट का इतना महत्व अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप तब समझोगे जब आप 6 भाग के बारे में विस्तार से पढ़ चुके होगे, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। वहाँ पर जो मेन टॉपिक है उस पर पहुँचने से पहले कह रहा है जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। कह रहा है कि जैसे जैसे भोजन विभिन्न घटकों के माध्यम से गुजरता जाता है तो धीरे धीरे विभिन्न भागों का पाचन होता रहता है। ठीक, अमाशय या स्टमक की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे जो आहार नाल है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथियां जो हमारे मुख में होती है, सैलिवरी ग्लैंड, उसके पश्चात लीवर जो हमारे दाईं तरफ होगा, फिर पैनक्रियास जो हमारे स्टमक के नीचे होगा, ऊपर होगा। तो पैनक्रियास पाचक रस स्रावित करते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस स्रावित करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
पाचक रस जटिल पदार्थ को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो भी सैलिवरी ग्लैंड्स लीवर पैनक्रियास के माध्यम से डाइजेस्टिव जूस स्रावित किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन का वही सरल रूप हमारा जो शरीर है वो ग्रहण कर पाता है। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जो बेसिकली पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल हम पढ़ेंगे, और उसके पश्चात और क्या शामिल होता है, बहुत सारी ग्लैंड्स या ग्रंथियां शामिल होंगी। तो हमें यही पढ़ना है। ये लास्ट में होना चाहिए था पॉइंट, लेकिन ये पहले डाल दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात है ये कि ये पॉइंट कह रहा है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ये पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेशन मुख द्वारा होता है। हम अपने मुख से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और आहार को शरीर अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। कह रहा है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। ठीक है ना, पहली चीज ये याद रखिए, भोजन को हम मुख द्वारा लेंगे, फिर इसी में आगे आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहलाती है। यानी आहार को जब आप अपने शरीर के अंदर लोगे, मुख में रखोगे, तो इसे क्या कहेंगे, इंजेशन कहलाते हैं या अंतर्ग्रहण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हम जब भोजन मुख में रखते हैं तो क्या करते हैं, हम दांतों से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे खंडों में तोड़ डालते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये हमारी मुख गुहिका या बकल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए, कह रहा है कि हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसमें कह रहा है कि हमारे जो दांतों की आकृति है वो भिन्न भिन्न है। दांतों के भी कई प्रकार होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन। लेकिन अभी क्लास 7th में हमें उस विस्तार से नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम वो भी कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो कह रहा है कि हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। तो याद रखिएगा कि दांतों की आकृति हमारे भिन्न है, इसलिए उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है, वो अभी हमें नहीं देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारे मुख में लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड होती है। जैसे ही हम भोजन रखते हैं तो हमारे मुख में लार बह निकलती है, जो वो किससे निकलती है, सैलिवरी ग्लैंड को, इसी को लार ग्रंथि बोलते हैं, इसी को लाला ग्रंथि बोलते हैं। उससे लार निकलती है, होती है, जो लाला रस या सलाइवा लार स्रावित करती है। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथि होती है या सैलिवरी ग्लैंड होती है, वो क्या करेगी, वो लार को स्रावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लाला रस, यस, जो आप लाला रस का मतलब सैलाइवा या लार आप समझ सकते हो, सैलाइवा लेके चलो। ये लाला रस करता क्या है, ये चावल के मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार का रूप है। और ये लार जो हमारे मुख में आती है, ये क्या करती है कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो भी स्टार्च होता है उसको क्या करेगी, उसको शर्करा या ग्लूकोज में बदल देती है। तो पाचन की प्रक्रिया, अगर क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख में ही सैलिवरी ग्लैंड होती है, और ये सैलिवरी ग्लैंड लार का श्रावण करती है या स्रावित करती है, और ये लार क्या करती है, ये स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है जीभ की या टंग की। अब अगर हम जीभ की बात करें तो कह रहा है ये पॉइंट कि जीभ एक मांसल पेशी अंग है। यानी कह रहा है कि जीभ एक मांसल पेशी अंग, फ्लशी मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर है, आप देखो जीभ को तो क्या मांसल संरचना दिखती, वही यहाँ पर कह रहा है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका या बकल कैविटी के अंदर के अधर तल से जुड़ी होती है। आप ये देखिए जीभ बनी हुई है, अपनी जीभ देखिए, पीछे यहाँ पर बकल कैविटी के
नीचे अधर तल से जुड़ी होती है, यही कह रहा है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। आप अपनी जीभ को, आगे का भाग है, इसको आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। यही इस पॉइंट में कह रहा है कि इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा छिप गया। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। ये याद रखिएगा कि जिन व्यक्तियों की जीभ नहीं होती है या किसी कारणवश उनकी जीभ निकाल दी जाती है तो उनके साथ क्या होता है कि उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, इसलिए, या बिल्कुल नहीं आती आप कह सकते हो, बहुत ही धुंधली आवाज़ आती है, बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, तो हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। तो हम, अगर हमारी आवाज़ इतनी सही आती है और हम एक दूसरे को, विचारों को समझ सकते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी जीभ। तो याद रखिएगा, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसके पश्चात क्या कह रहा है कि, एक मिनट, इसके पश्चात कह रहा है कि इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। जब हम भोजन मुख में रखते हैं और लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स लार या सैलाइवा निकालती हैं तो हमारी जीभ क्या करती है? उस लार को भोजन से मिलाएगी तथा निगलने में, ये निकलना लिखा है, यहाँ पर होगा निगलने में, निगलने में भी सहायता करती है। हमारी जीभ क्या करती है? पहली बात तो क्या करेगी? लार जो सैलाइवा निकालते हैं, लार ग्रंथियां जो लार निकालती हैं, हमारी जीभ उस लार को भोजन से मिलाती है ताकि जो स्टार्च का पाचन हो सके। दूसरी बात क्या करती? या भोजन को निगलने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। हमारी जो जीभ है, इसी के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। उसमें भी हम जीभ को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं, जो जिनका अलग अलग स्वाद अनुभव होता है। कुछ जीभ के भाग मीठे, कुछ तीखे, कुछ खट्टे का अनुभव करते हैं, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो चैप्टर ऐसे ही बड़ा है और अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स होती हैं। कह रहा है कि हमारी जीभ पर टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो मैंने बताया अभी, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। हमारी जीभ पर जो भी टेस्ट बड्स होती हैं, उन्हीं की सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जैसे हमने अगर समोसा खाया तो हमें समोसा तीखा लगेगा, तो टेस्ट बड के कारण ही तीखा लगेगा। अगर हमने मिठाई खाई और मिठाई हमें मीठी लगी, वो भी टेस्ट बड के कारण ही मीठी लगेगी। तो याद रखिएगा इतनी बातें। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं। दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पॉइंट कह रहा है, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? बचपन में देखते होंगे आप कि बच्चों के दांत गिरते हैं लगभग 8 वर्ष की आयु में, तो उनको लोग चिढ़ाते थे। मुझे भी चिढ़ाया गया, सबको चिढ़ाया गया कि जब बचपन में दांत गिरते हैं तो अक्सर लोग आपको चिढ़ाते हैं। तो ये वही बात कर रहा है, जो दांत गिरते थे वो आपके दूध के दांत या मिल्क टीथ होते हैं। और कह रहा है कि हमारे दांतों का, एक मिनट, ये क्या रहा है? कह रहा है कि हमारे दांतों का प्रथम शैशव काल में निकलता है। हमारे दांतों का, यहाँ पर होगा प्रथम सेट, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। जो शैशव काल में हमारे दांतों का प्रथम सेट निकलता है वो 8 वर्ष की आयु तक आकर गिरने शुरू हो जाते हैं। इन्हें ही हम मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। 8 वर्ष की आयु तक जब मिल्क टीथ या दूध के दांत गिर जाते हैं तो इन मिल्क टीथ या दूध के दांत के स्थान पर स्थायी दांत या परमानेंट टीथ निकलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति के जो परमानेंट टीथ हैं ये पूरे जीवन भर बने रहेंगे, सिर्फ बुढ़ापे में ये कुछ लोगों के गिरने लगते हैं। तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं, तो ये वृद्धावस्था में गिरते हैं, याद रखिएगा ये बात। अब आते हैं अपने पूरा एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग पर। एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दंत जय नहीं दंत छय है।
तो अब हमें क्या देखना है, दंत क्षय यानी स्वीट्स एंड टूथ डिके या मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे मुख में नॉर्मल, जैसे हम अभी हैं, मेरे मुख में बैक्टीरिया होंगे या आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके मुंह में बैक्टीरिया होंगे, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। जो बैक्टीरिया हमारे मुख में होते हैं उनसे हमें कोई हानि नहीं होती, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम खाने के पश्चात हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांत एवं मुख को साफ ना करें, अगर हम, फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम खाना खाने के बाद अपने दांत या मुख को साफ ना करें तो क्या होगा, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगेंगे। ये जो जीवाणु थे क्या करेंगे, ये वृद्धि करने लगेंगे। आगे आते हैं। ये जीवाणु जो होंगे वो दांतों के बीच में फंसे भोजन की शर्करा, अब इसको समझिए, ये कह रहा है कि ये जीवाणु जो हमारे दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बना देते हैं या अम्ल निर्मोचित करते हैं। हमें खाना खाने के बाद मुख इसीलिए साफ करना चाहिए क्योंकि हमारे मुख में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर भोजन की जूठन हमारे दांतों के बीच में फंसी रहती है तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये वृद्धि करेंगे और फिर उस भोजन की जो शर्करा है उसको एसिड या अम्ल में परिवर्तित कर देंगे। और ये जो अम्ल होता है धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दंत क्षय या दांत टूटना शुरू हो जाएगा और दांत आप देखोगे बीच से टूटकर गिरना शुरू हो जाएगा। तो यही बात आ रही है दंत क्षय की, यही पूरी बात इसमें कही गई है। अब यहां पर देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि चॉकलेट, ठंडे पेय और चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जो आप बच्चे चॉकलेट खाते हैं या ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं उसमें भी शर्करा रुक जाती है, और चीनी युक्त जितनी भी मिठाइयाँ हैं ये दांतों में जब फंसती हैं और उसके बाद पश्चात अच्छे ढंग से मुख को धुला नहीं जाता है या मुख को पानी से साफ नहीं किया जाता है तो ये क्या होता है, बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया उसको अम्ल में बदल देगा, एसिड में बदल देगा और फिर इस अम्ल से दांतों का क्षय होगा। और क्षय कैसे होगा, ये देखिए बना हुआ है कि पहले ऐसे होता है नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पर ऐसे होगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और फिर दांत टूट के अलग होगा और पूरे जीवन ये दांत ऐसे ही रहेगा। ये बात हो गई। चलिए आगे आते हैं। अब हमें देखना है जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसका जो सेकंड है कि भोजन हमने बकल कैविटी से ले तो लिया, उसके पश्चात भोजन कहाँ पहुँच गया, भोजन पहुँच गया ओएसोफेगस में। अब इसको समझिए, द फूड पाइप और इसोफेगस या भोजन नली या इसी को बोलते हैं ग्रशिका। ये भोजन नली और ग्रशिका अलग अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग है। इसी को ग्रास नली भी बोलते हैं, इसी को ओएसोफेगस भी बोलते हैं, इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं, इसी को भोजन नली भी बोलते हैं, इसी को ग्रसिका, सब इसी को बोलते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये देखेंगे कि ग्रसिका जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था उसमें कहाँ पर है, इसको तब हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रसिका की, वो कहाँ है। तो अगर हम ग्रसिका या फूड पाइप या ओएसोफेगस की बात करें तो ये देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फिगर है और ये आपको स्पेलिंग गलत लिखी, OESO PHAGUS होगा, तो ये हो गई ग्रसिका या फूड पाइप या भोजन नली। तो कहाँ हो गई ग्रसिका, ये दिख रही है ना आपको, ये ग्रसिका हो गई, लिखा हुआ इसोफेगस, तो ये हो गई ग्रसिका। अब इसी की बात हम आगे करेंगे, तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पर। अब अगर हम ओएसोफेगस या फूड पाइप की बात करें तो पहला कह रहा है कि निगला हुआ भोजन, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निगला हुआ भोजन
या फूड ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। हम मुख से लेते हैं, मुख गुहिका से, बकल कैविटी से होता हुआ ओएसोफेगस में पहुंचता है। पीछे हमने देखा ग्रसिका जो है, ये जो हमारा फूड पाइप है, अगर मैं इसका इधर छोटा सा डायग्राम बना लूँ, ये मानव का मुंह है और ये देखिए ऐसे फूड पाइप जाता है। तो ये अगर फूड पाइप है तो निगला हुआ जो भोजन है वो फूड पाइप में अथवा ग्रसिका में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रसिका गले एवं वक्ष के यानी गले के और छाती के से होती हुई जाती है, यानी ये गले से होते हुए छाती से होते हुए जाती है। कौन? फूड पाइप। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन की और भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। इसका मतलब समझिए क्या है, ये जो ओएसोफेगस है, ये दिख रही है आपको, बनाया मैंने, ये समझ लिया किसी का मुख है। तो ओएसोफेगस क्या है कि जब खाना इसमें जाता है तो खाना इसमें फंसना चाहिए, लेकिन खाना नहीं फंसता है और जो हम खाना खाते हैं वो नीचे जाते 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 स्टमक या अमाशय में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है या इसी फूड पाइप की जो दीवार होती है उसमें एक प्रकार की गति होती है, उसमें एक विशिष्ट मांसल संरचना होती है और वो संरचना इस प्रकार की होती है, वो लगातार भोजन को आगे की तरफ पुश करती रहती है और भोजन आगे बढ़ता रहता है। और भोजन की इसी गति को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं या क्रमानुकुंचन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि हमारे जो फूड पाइप है उसमें खाना फंसता क्यों नहीं है, तो फंसता इसीलिए नहीं क्योंकि इसकी एक विशिष्ट मांसल संरचना पाई जाती है जिसके माध्यम से ये भोजन को फूड पाइप लगातार नीचे की ओर सरकाते हुए जाता है। और ये जो गति होती है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन। तो ये हमने देख लिया। आगे आते हैं। अब इसी फूड पाइप की बात हम कर रहे हैं। कह रहा है कि कभी कभी, ये देखिए इधर बना भी हुआ है, अब अगर इसी फूड पाइप की हम बात करें तो कह रहा है कि कभी कभी हमारा अमाशय जो है, जो स्टमक है, ये दिख रहा है आपको, ये स्टमक भोजन को स्वीकार नहीं करता है। देखिए ये यहाँ पर आया, भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं करता है। फलस्वरूप वमन या वोमिटिंग द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। वोमिटिंग की स्पेलिंग गलत है जो मुझे याद आ रही है, TTING। तो कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुख से भोजन लेते हैं, वो बकल कैविटी फिर ओएसोफेगस या फूड पाइप के द्वारा अमाशय में पहुंचता है, लेकिन अमाशय उसको स्वीकार नहीं करती है। फलस्वरूप क्या होगा? वो खाना वोमिटिंग के माध्यम से वह वमन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा कि उल्टी किस लिए आती है? जब हमारा अमाशय, हमारा या स्टमक हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। अब हमें पढ़ना है क्या? अमाशय या स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। या इसको एक बार पहले मेन डायग्राम में देख लेते हैं। अब पहली बात हमें देखना है, स्टमक हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ओएसोफेगस, सबसे पहले हमने माउथ से भोजन लिया, वो बकल कैविटी, मुख गुहिका, उसके बाद ओएसोफेगस। ओएसोफेगस से कहाँ पहुँच गया? ये पहुँचा अमाशय में, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे स्टमक। और उसको अगर मैं देखूँ इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो संरचना आपको दिख रही है जहाँ पर मेरा पूरा पेन चल रहा है, ये क्या हो गया? यही हो गई स्टमक या अमाशय। याद रखिएगा इस बात को, ये क्या हो गया? ये हो गई स्टमक या अमाशय। तो अब इस अमाशय की हमें बात करना है कि जो हमने भोजन लिया ओएसोफेगस के बाद इस अमाशय में पहुंचा, यहाँ पर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, उनको हमें देखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। एक मिनट। तो स्टमक की अगर हम बात करें, स्टमक का फिगर ये भी है। देखिए यहाँ से फूड पाइप से फूड, ये ओएसोफेगस फूड पाइप के बाद स्टमक में खाना आ गया। तो अगर हम स्टमक की बात करें या अमाशय की बात करें, जिसे हम हिंदी में अमाशय और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, तो इसके समझते हैं क्या मामला इसका। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। हमने पीछे देखा कि एक थैली जैसी बनी होती है इस प्रकार से।
इस प्रकार से एक थैलीनुमा संरचना है और मोटी इसकी दीवार मोटी है। यह एक और ग्रशिका या ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है। इसका मतलब है कि ओएसोफेगस से खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ये क्या करेगी कि खाद्य पदार्थ ओएसोफेगस या फूड पाइप से प्राप्त करेगी, उसके पश्चात ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगी, लेकिन उसको हम इसके बाद देखेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, इसी स्टमक की। तो इसने जो खाना प्राप्त किया था, जो भोजन प्राप्त किया था, वो किससे प्राप्त किया था, फूड पाइप से, फूड पाइप से प्राप्त किया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अमाशय का आंतरिक अस्तर या सतह। तो अमाशय की जो आंतरिक सतह है वो क्या करेगी, श्लेष्मल या म्यूकस। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये म्यूकस ऊपर का था, नीचे आ गया। तो ये क्या पॉइंट कह रहा है कि अमाशय जो अमाशय की आंतरिक सतह है वो क्या क्या स्रावित करती है या उससे क्या क्या निकलता है। तो पहली म्यूकस निकलेगा, उसके पश्चात हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और उसके पश्चात कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं या पाचक रस स्रावित होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि स्टमक से क्या क्या स्रावित होता है, तो पहली चीज़ है कि श्लेष्मल या म्यूकस, उसके पश्चात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके पश्चात डाइजेस्टिव जूसेस। हमें अभी मोटे तौर पे पढ़ना है, हमें आगे और इनमें अंदर जाना है कि पेप्सिन, रेनिन सब हम पढ़ेंगे, HCl वो वगैरह हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम थोड़ा मोटे तौर पर एक समझ विकसित करेंगे, क्लास दर क्लास हम और अच्छे से और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छे लेवल पर ये सारी बातें, इन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब हमारा भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की जो आंतरिक सतह है, जो भित्ति है, अगर ये इसकी सतह मान लो, तो इससे क्या क्या निकलता है, म्यूकस निकलेगा, ठीक है। म्यूकस चिकनाई उत्पन्न करने का बहुत अच्छा माध्यम है, चिकनाई भी उत्पन्न करता है। उसके पश्चात हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलेगा और फिर डाइजेस्टिव जूस भी निकलेंगे, यानी पाचक रस भी निकलेंगे। अब इनके काम क्या है, चलिए ये देखते हैं। पहली चीज कि अमाशय में जो ये जूस निकल रहे थे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह निकल रहे थे, इनके काम देख लेते हैं, म्यूकस के काम क्या है। पहली चीज कह रहा है कि जो ये श्लेष्मल या म्यूकस है, ये अमाशय या स्टमक के अतिरिक्त या आंतरिक होगा, ये अतिरिक्त लिखा है, ये म्यूकस के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या करेगा कि म्यूकस जब स्रावित होता है तो चिकनाई हो जाती है और उससे जो स्टमक की आंतरिक परत है इसको सुरक्षा मिलती है, कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट आगे, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला था ये क्या करता है, स्टमक में जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्टमक से स्रावित हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, वो क्या करेगा, वो जीवाणुओं को नष्ट करेगा, उन जीवाणुओं को जो भोजन के साथ स्टमक में पहुंच गए हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस माध्यम को या भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। कह रहा है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये माध्यम को अम्लीय बनाएगा जिससे पाचक रस जो डाइजेस्टिव जूस निकल रहे थे स्टमक से, उनकी क्या होगा, वो क्रिया करने में उनको सहायता मिलेगी, वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस, जिन्हें जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो हमने प्रोटीन लिया था वो कहाँ सरल पदार्थों में विघटित होता है, सबसे पहले वो होता है स्टमक में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पर विघटित होता है, आंसर हो गया स्टमक का। स्टमक में जो ये डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं ये प्रोटीन को उस सरल रूप में विघटित कर देंगे जिस सरल रूप में हमारा शरीर से आगे ट्रांसफर करेगा। तो ये यहाँ तक इतनी बात स्टमक की हो गई। आगे आते हैं। अब स्टमक हमने देख लिया। स्टमक के बाद जो भोजन था वो हमने माउथ, फिर बकल कैविटी से होता हुआ फिर ओएसोफेगस यानी फूड पाइप, उसके पश्चात स्मॉल स्टमक यानी अमाशय के पश्चात ये कहाँ पहुँच जाता है, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले मेन फिगर में एक बार हम इसे देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है, तो हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें
तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, एक मिनट, चलिए इसको किसी और कलर से मैं करता हूँ, ग्रीन कलर से मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। कलर करता हूँ मैं इसको, ये जो ग्रीन कलर वाला मैंने कलर कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है, ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी की हमें आगे बात करनी है। और ये याद रखिएगा कि इसको थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ। तो आप देख रहे हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने देखा है कि ऐसे ऐसे घूम घूम के काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत लंबी होती है। और ये जो बाहरी संरचना ब्राउन कलर की आपको दिख रही है इसमें, ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत है। और बड़ी आंत छोटी आंत से, नाम इनके उल्टे हैं। छोटी आंत को छोटा होना चाहिए था, बड़ी आंत को बड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी आंत है वो छोटी है और छोटी आंत क्या है, वो बड़ी है। इसका कारण यह है कि बड़ी आंत जो है चौड़ी ज़्यादा है, छोटी आंत पतली और लंबी है। तो याद रखिएगा, पहले हम छोटी आंत पढ़ेंगे फिर बड़ी आंत पढ़ेंगे। अब हमें देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो इसमें आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ये कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन या ये क्षुद्रांत समझ में नहीं आता, इसको हटा दीजिए। हमेशा में जब स्मॉल इंटेस्टाइन ये बोल दीजिए या छोटी आंत बोल दीजिए, वो ज़्यादा समझ में आता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर, अत्यधिक लंबी या कुंडलित नली है। लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। जो हमारी छोटी आंत होती है ये आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। और वो यहाँ पर होती है हमारे स्टमक के नीचे। या यकृत एवं अग्नाशय से, यानी यकृत मिस होता है लीवर और अग्नाशय मिस होता है पैनक्रियाज। तो कह रहा है कि या यकृत या लीवर से, यानी छोटी आंत जो है यह लीवर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। कह रहा है कि ये जो है, ये जो हमारी छोटी आंत होती है ये लीवर से और पैनक्रियाज से कुछ जूस प्राप्त करती है, बाइल रस या बाइल जूस प्राप्त करती है। और उससे भी पैनक्रियाटिक जूस प्राप्त करती है, पैनक्रियाज से, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस प्राप्त करती है। तो सबसे पहले हम आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उस डायग्राम में देख लेते हैं कि आखिर ये लीवर और अग्नाशय या पैनक्रियाज होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें देखना है लीवर और पैनक्रियाज होता कहाँ पर है, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो ये आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है ना। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो आपको संरचना दिख रही है ये रेड कलर की, ये हो गया लीवर, ठीक है ना। और दूसरी बात हमने की थी पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज, इसमें थोड़ा छोटा डायग्राम बना है, ये संरचना आपको दिख रही होगी। तो ये क्या है, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज यहाँ पर है, स्टमक के नीचे आप देख रहे हो साइड में इधर, और लीवर ऊपर दिया हुआ है रेड कलर का। और अगर आप देख पा रहे होगे तो लीवर में एक ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है। ये देखिए लीवर में आपको ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है। ये क्या होता है, ये गाल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है। ये होती क्या है कि हमारे लीवर में एक बाइल जूस बनता है, बाइल रस बनता है। उसका उपयोग क्या होता है हम आगे देखेंगे। वो जो वसा होती है, जो फैट होता है, उसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी जो फैट हम ग्रहण करते हैं भोजन के द्वारा, उसको ये बाइल जो जूस होता है, जो पित्त रस होता है, उस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। मतलब कि अगर फैट जो होता है उसको सरल अणुओं में तोड़ देता है, छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, याद रखिएगा पहली चीज़, लीवर ये रेड वाला है,
पैनक्रियाज ये नीचे है, और ये जो ग्रीन कलर की छोटी सी गोला मैंने बना रखा है ये गॉल ब्लैडर है। और इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल होता है, जिसे हिंदी में हम पित्त रस भी कहते हैं, इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम वहां पर। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम आए तो अब आपको समझ में आएगा, अगर आपने पीछे देखा है कि लीवर कहाँ पर था और पैनक्रियास कहाँ पर था, तो इसकी अगर हम बात करें तो कह रहा है पहली बात कि यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। जब खाना स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसी समय लीवर से बाइल पहुंचता है उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। लीवर से क्या पहुंचेगा, बाइल पहुंचेगा, और उसके पश्चात अग्नाशय से पैनक्रियाटिक जूसेस पहुंच जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस। अब पैनक्रियाटिक जूसेस को अभी हमें ध्यान से नहीं पढ़ना है, अभी बस इतना जान लीजिए पैनक्रियाटिक जूसेस वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए लीवर से बाइल पहुँच गया और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस पहुँच गए। इसके अतिरिक्त इस स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। तो आप देख रहे हो कि लीवर से भी कुछ रस आ रहे हैं, कुछ पैनक्रियाटिक जूस भी पहुँच रहे हैं, और कुछ इसकी अपनी स्वयं की भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर है, और ये भोजन किससे प्राप्त करती, स्टमक से प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट, की अगर हम बात करें यकृत लीवर, अब लीवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। कह रहा है कि लीवर जो है वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। लीवर जो है एक लाल भूरे यानी रेड ब्राउन एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। लीवर कहाँ होता है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है। लीवर कहाँ होगा, लीवर हमारे राइट हैंड साइड होता है। याद रखिएगा इस बात को, लीवर राइट हैंड साइड में होता है, ऊपरी भाग में दाहिनी ओर। दाहिनी ये हो गया, दाहिनी ओर अवस्थित होता है, ये लेफ्ट हो गया, इधर हार्ट और इधर राइट, तो ये लीवर हो गया। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। याद रखिएगा लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। याद रखिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, यह पित्त रस या बाइल जूस स्रावित करता है। लीवर है वो एक प्रकार का रस निकालता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, और उस बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का इमल्सीकरण। तो यह रस बाइल जूस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित हो जाता है, जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है, पीछे मैंने आपको ग्रीन कलर की एक संरचना दिखाई थी लीवर में, कि जो बाइल स्रावित होता है वो गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, और इसी गॉल ब्लैडर से जैसे भोजन छोटी आंत में जब पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है और छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो कहते हैं आगे, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये होता क्या है, मान लो कि बस एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि वसा के इस प्रकार आपको कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसको ये क्या करेगा कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देगा फैट को या वसा को। तो यही क्या कहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या वसा का इमल्सीकरण। और ये करता कौन है, ये करता है बाइल जूस। और बाइल जूस बनता कहाँ पर है, लीवर में। इकट्ठा कहाँ पर रहता है, गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में। ये गलत लिखा है पित्ताशय, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हो गई लीवर की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बात करनी है पैनक्रियास की। पैनक्रियास एक बार फिर देख लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे। अगर एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ पैनक्रियास कहाँ पर है। तो अगर हम अब पैनक्रियास की बात करें, ये आप देख रहे हो इसमें इस डायग्राम में बहुत छोटा सा बनाओ, ये देखिए पैनक्रियास। एक मिनट, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का है, सॉरी वो गॉल ब्लैडर है। तो पैनक्रियास ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये हो गया आपका पैनक्रियाज। तो ये क्या है, पैनक्रियाज, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो याद रखिएगा, पैनक्रियाज स्टमक के नीचे एकदम कोने में है, लीवर के भी नीचे है, गॉल ब्लैडर के भी नीचे है। अब हम देखेंगे पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की, ये कभी नहीं पूछेंगे किसी भी एग्जाम में कि कलर क्या है पैनक्रियाज का। अब पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है। क्या है, एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। पीछे हमने देखा कि नीचे स्थित है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, और ये पैनक्रियाटिक जूसेस करते क्या हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है उस पर क्रिया करके क्या कर देते हैं। पहली बात तो ये, भोजन जैसे ही छोटी आंत में पहुंचता है तो लीवर से बाइल यानी पित्तरस और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस यानी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। और ये दोनों पहुंचकर करते क्या है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस जब पहुंचता है तो वो तो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी वसा का इमल्सीकरण, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को क्या करता है, इनके सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। इन रूपों में परिवर्तित कर देता है जिन रूपों में हमारा शरीर उनको उपयोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत या क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत रस इंटेस्टाइन जूस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो ये कह रहा है कि आंशिक रूप से पचा हुआ जो यहाँ तक भोजन था ये पहुँचेगा कहाँ पर। असल में बात क्या है कि इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजियम, इलियम, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है अभी। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि जो छोटी आंत के सबसे निचले भाग में क्या होगा, जब ये अधपचा भोजन पहुँचेगा तो छोटी आंत में एक प्रकार का जूस स्रावित होगा, सीक्रेट होगा, इंटेस्टाइन जूस बोलेंगे, और यहाँ पर आकर जो पाचन की प्रक्रिया होगी वो पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन 50 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण हो जाती है, तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती, याद रखिएगा। यानी अगर हम और डिवाइड करें, आगे पढ़ेंगे कि छोटी आंत के इलियम में आकर पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम उसके आगे की बात करें तो क्या होगा, हमने बताया कि छोटी आंत के निचले भाग में, जिसे इलियम भी बोलते हैं, वहाँ पर पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा पाचन के फलस्वरूप किस में परिवर्तित होगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा जो होगा वो वसा अम्ल या इंग्लिश में याद रखिए फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो वसा किस में परिवर्तित हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और वसा क्या करता है, ऊर्जा भी देता है, प्लस हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे कह रहा है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं वो क्या होगा, वो छोटी आंत के निचले भाग में जब इंटेस्टाइन जूस स्रावित होता है, उसको मिलने के बाद जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लूकोज में, ये जो फैट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमने देख लिया क्या, कैसे पाचन होता है। अब हमें ये देखना है कि पाचन तो हो गया, लेकिन ये जो पोषक तत्व हमें मिले इनका हमारा शरीर अवशोषण किस प्रकार से करता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत का अवशोषण। अब हम देखेंगे क्षुद्रांत का अवशोषण, क्षुद्रांत में अवशोषण होगा या छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है ये हमें देखना है। पहला पॉइंट अगर हम देखें कि पचा हुआ जो भोजन है वो अवशोषित होकर
क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन होता है, कह रहा पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की एक प्रकार के रसांकुर होते हैं या विलीज होती हैं, उनसे अवशोषित होकर क्या होगा, रुधिर वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पहली बात याद रखिएगा कि जो भोजन छोटी आंत में आकर पच गया है, वो भोजन जो छोटी आंत की भित्ति या दीवारें हैं उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं या धमनियाँ होती हैं या आप कह लो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, उसमें चला जाता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो इंटरनल जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उस पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब ये कैसी संरचना होती है, जब आप छोटी आंत देखोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो भित्ति होती है आंतरिक, उसमें उभरी हुई ऐसे संरचना होती है और ये संरचना अवशोषण में बहुत सहायता प्रदान करती है। क्यों सहायता प्रदान करती है? क्योंकि छोटी आंत का जो अवशोषण होता है, ये जो विलीज होती हैं या जो रसांकुर होते हैं, वो सतही क्षेत्रफल को या सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। और सरफेस एरिया के बढ़ने से होता क्या है कि अवशोषण बढ़ जाता है। अगर ये छोटी आंत की भित्ति इस प्रकार होती तो सरफेस एरिया इतना ज़्यादा ना होता, तो एक लिमिटेड अवशोषण होता। लेकिन अगर ये विलीज के आकार में है या रसांकुर निकले होते हैं, तो आप देख रहे हो कि अगर इसका आप सतही क्षेत्रफल निकाल लो, या जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे कि सरफेस एरिया निकालो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अवशोषण भी ज़्यादा होता है। इसीलिए याद रखिएगा ये बात। आगे यही बात लिखी होगी, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र या सरफेस एरिया बढ़ा देता है। देख चुके हम। प्रत्येक दीर्घरोम सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का, मैं यहाँ पर छूट गया है, तो प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं या धमनियों का या ब्लड वेसल्स का, इसको लिख लो ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाओं, अगर ना समझ पा रहे हो आप लोग तो। कह रहा है कि प्रत्येक दीर्घरोम में या प्रत्येक विली में जो सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का, रक्त धमनियों का जाल होता है। अब दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मैंने बताया कि दीर्घरोम की जो सतह होती है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें रसांकुर होते हैं, उभरी हुई सतह होती है। यहाँ से अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें, ये उसमें चला जाएगा। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। आगे कह रहा है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ये कह रहा है कि जो पदार्थ अवशोषित हुए हैं रसांकुरों या विलीज के द्वारा, वो रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। एक मिनट, ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो भी पाचन के फलस्वरूप अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं वो क्या होगा, जो छोटी आंत में रसांकुर या विलीज जैसी संरचना होती है, इससे जो भी पदार्थ अवशोषित होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। मतलब जहां पर उनका उपयोग, ये थोड़ा डीप हो रहा है या नहीं बताना चाहिए वैसे भी, वहां पर क्या होगा कि C6H12O6 हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज स्थित होगा तो उसका विखंडन होता है। तो वो अभी मत समझिए, उतना हमें नहीं जाना, इसको अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन अभी मत जानिए जो यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बस इतना जान लीजिए कि जो भी ब्लड वेसल्स के माध्यम से पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं, उन पदार्थों का होता क्या है कि वो उसी ब्लड वेसल्स के द्वारा, रक्त धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। और यहीं तक हमें न्यूट्रिशन में देखना है। अभी हमें स्वांगीकरण या ये जो जटिल पदार्थों को तोड़ने वाली बात हो रही है,
इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जो ग्लूकोज वाली रिएक्शन आती है कि उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेंगे, वो अभी हमें नहीं देखना है। लिखा भी हुआ है शायद, कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो भी कोशिका में, मोटे तौर पर इतना जान लीजिए कि हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होता है, और जब ये पदार्थ जाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कोशिकाओं में ग्लूकोज स्थित होता है, ये रेस्पिरेशन वाली बात आ रही, तो इसका इतना ध्यान नहीं देना है। जो ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हम रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस वाली, उसकी उल्टी रिएक्शन यही है, उसको हम कोशिकीय श्वसन में पढ़ेंगे विस्तार से, अभी नहीं जानना है। तो हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उसका विघटन होता है, कैसे, ऑक्सीजन की सहायता से इस प्रोसेस में होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होता है, और इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अगर नहीं भी समझ में आया है, इतना बोझ नहीं लेना है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन का भाग है, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भोजन का वो भाग, ये सारी पाचन की क्रियाएं हो गई, रक्त धमनियों के द्वारा जो अवशोषित पदार्थ है उनको शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया गया। यहाँ पर कह रहा है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में, छोटी आंत के निचले भाग में कंप्लीट हो जाती है। उसके पश्चात भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, तो उसको क्या होगा, अवशोषण नहीं होता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी खत्म। अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक बार मेन डायग्राम में देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन आखिर है कहाँ पर, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपने स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, इसके ये आपको दिख रही ब्राउन कलर की, ये क्या हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर से घिरे हुए क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसी के बारे में हमें थोड़ी विस्तार से बात करनी है। तो अब हमें देखना है किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये सब हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है लार्ज इंटेस्टाइन या बृहदांत्र। ये नाम बड़ा खतरनाक है, बृहदांत्र, या इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, या इसे ही हम बोलते हैं बड़ी आंत। तो अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो कह रहा है, ये थोड़ा सा छिप गया, मैं बोलता रहूँगा, आपको समझ में आ जाए, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये क्या रहा है, इसको समझिए। ये कह रहा है कि बृहदांत्र, बड़ी आंत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। मैं पीछे बता चुका हूँ कि छोटी आंत बड़ी होती है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इनमें से, निम्न में से बड़ा कौन है, उसमें दोनों ऑप्शन में छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसका आंसर छोटी आंत है। याद रखिएगा, बड़ी आंत जो है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है। अगर आप छोटी आंत देखो तो पतली सी होगी, बड़ी आंत चौड़ी होगी, लेकिन बड़ी आंत छोटी होगी, ये खूब बड़ी, इसे घूम घूम के होती रहती है। तो बृहदांत या बड़ी आंत क्षुद्रांत या छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी व छोटी होती है, पहला पॉइंट। या लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कौन? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो 7.5 या 7.5 मीटर लंबी थी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बड़ी आंत का जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि कुछ जल और मिनरल्स का अवशोषण, जो बचे रह जाते हैं उनका अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट, पचा हुआ, ये कह रहा है कि अपचित पदार्थ, ये जो पाचन प्रक्रिया में अपचित पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जिसका पाचन नहीं हो पाया है, वो मलाशय या रेक्टम में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है।
जो भी भोजन मनुष्य करता है उस भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वो कहाँ चला जाएगा, वो रेक्टम में चला जाएगा, बड़ी आंत के रेक्टम में चला जाएगा। और एक बार देख लेते हैं रेक्टम फिगर में तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा रेक्टम। ये दो मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा, शब्दावलियाँ बताऊंगा, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका आगे बार बार यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा अगर आप एक बार देख लोगे। ये जो दिख रहा है आपको रेक्टम, ये देखिए रेक्टम ये जा रहा है ये वाला भाग, और नीचे जैसे थोड़ा सा आएंगे ये हो जाएगा एनस, या जिसे हम गुदा बोलते हैं, जिसे हम मल शरीर से मनुष्य त्यागता है उसे एनस बोलते हैं। रेक्टम में जो अपचित पदार्थ होता है वो इकट्ठा होता है, उसके पश्चात ये एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे स्टूल भी बोलते हैं, या मल के रूप में मनुष्य बाहर निकालता है। याद रखिएगा रेक्टम ऊपर है और आगे का भाग जिससे एकदम बाहर निकलता है शरीर से मल उसे एनस या गुदा बोलते हैं। आ जाते हैं हम अपने पेज पर। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य पहली बात तो जल और कुछ लवणों का या मिनरल्स का अवशोषण करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये हम भोजन करते हैं इसका जो अपचा भाग है या अपचित पदार्थ है ये रेक्टम में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। तो जो अपचित पदार्थ है वो इकट्ठा कहाँ पर रहता है, रेक्टम में, ठीक है, मलाशय भी बोलते हैं इसको। और समय समय पर मनुष्य गुदा या एनस द्वारा या मल बाहर निकाल देता है, इसे कहते हैं निष्कासन या इंजेशन उसे बोलते हैं। इसे एक्सक्रीशन गलत लिखा है, इसे बोलते हैं इंजेशन तो अंतर्ग्रहण बोलते हैं, इसे एक्सीजन बोलते हैं। मैं क्लियर नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा समय समय पर गुदा द्वारा, ये द्वार लिखा है, गुदा द्वारा या मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं, एजीशन बोलते हैं, एजीशन, इंजेशन, एजीशन। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेशन, और जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एजीशन। तो याद रखिएगा इसे अंतर्ग्रहण और हिंदी में निष्कासन कहेंगे। तो ये बात हो गई, बाहर निकाल दिया था एनएस के द्वारा, ये हमने देख लिया, गुदा के द्वारा बाहर निकालता है तो हमने मनुष्य में देख लिया। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो जानवर जो घास खाते हैं उसमें पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, अब हमें यह देखना है। तो पहला पॉइंट ये है, गाय का एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाय घास खा रही है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये गाय का स्टमक ही आपको दिख रहा है, गाय का अमाशय दिख रहा है, और ये गाय की लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है इसी में, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अब जो हमें ये देखना है तो ये समझ लीजिए, जो भी लिखा मैं एक बार बोलता हूँ कि आपने जो भी घास चढ़ने वाले, झाड़ियाँ खाने वाले शाकाहारी या जीवों को देखा होगा, चाहे वो गाय हो भैंस हो, तो आप देखोगे ये सब घास को जिस वक्त खा रहे होते हैं उस समय चूइंग या जिसे जुगाली करना कहते हैं वो नहीं करते हैं और खा के बहुत तेज भर लेते हैं अपने स्टमक में। ये गाय का स्टमक दिख रहा है आपको, इसमें भर लेते हैं। इनके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, तो ये क्या करेंगे कि घास खाकर एक साथ भर लेते हैं। उसके पश्चात आप देखोगे जब गाय या भैंस कभी बंधे होते हैं ऐसे, तो ये क्या करते हैं, चुइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जिसे हिंदी में जुगाली करना बोलते हैं, वो करते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग एकदम से खा के भर लेते हैं स्टमक में, और स्टमक में 4 पार्ट होते हैं, हमें उतना डीप नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए। जब स्टमक में भर लेंगे तो थोड़ा बहुत स्टमक में पाचन हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात ये क्या करते हैं कि फिर स्टमक से फिर से वो घास मुंह में लाते हैं और उसको फिर कस के चबाते हैं और फिर उनकी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यही इसमें लिखा मिलेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है, वे उस समय भी लगातार जुगाली या च्युइंग करते रहते हैं जब वे खाना ना खा रहे हो, बता चुका हूं मैं। आगे पॉइंट,
वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर स्टमक या अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। इनके अमाशय के 4 भाग होते हैं, जिसमें से एक को प्रथम अमाशय, ये देखिए रूमेन आपको दिखेगा, एक मिनट, तो रूमेन अमाशय का एक भाग हो गया। तो ये देखिए रूमेन दिख रहा है। वे घास को जल्दी जल्दी निगल कर, निकल नहीं, यहाँ निगल होगा, निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाली या कड कहते हैं। ये जो रूमेन में भर लेते हैं जब ये, तो वहाँ पर इस भोजन का, ये जो घास का या पेड़ पौधों का आंशिक पाचन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जुगाली या कड कहते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। आगे, परंतु बाद में जंतु छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में इसे लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। वो मुख में लाएगा, उसको चबाता रहेगा, और उसे क्या बोलेंगे, जुगाली करना बोलेंगे। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। रोमिनेशन अलग चीज हो गई। ऐसे जंतु जो इस प्रकार की प्रोसेस करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो ये सब क्या होगा, तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछ दे रूमिनेंट क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु जो घास को भर लेते हैं, उसके पश्चात फिर धीरे धीरे आंशिक पाचन उनके स्टमक में होता है, फिर वापस मुंह में लाते हैं और अपने मुंह से च्यूइंग करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोमंथन या रूमिनेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये बातें। नेक्स्ट कह रहा है कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हरी घास होती है, दरअसल वो होता क्या है, इसको समझिए। जो हरी घास होती है उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज ग्लूकोज का एक प्रकार है। जिस प्रकार ग्लूकोज का एक प्रकार स्टार्च है, मंड है, वैसे ही सेलुलोज भी ग्लूकोज का एक प्रकार है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सेलुलोज क्या है, जिस प्रकार स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, उसी प्रकार सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भी जीव होते हैं, ठीक है ना, इनके स्टमक में, या जिसे स्टमक का एक पार्ट जिसे रूमेन बोलते हैं, वहाँ पर इस घास को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार सेलुलोज होता है, उसके पाचन के लिए कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और सेलुलोज का पाचन इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से जंतु मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मानव में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो मानव अगर घास खा लेगा तो उसका पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल कुत्ता भी होता है। कुत्ता आप देखिए कभी घास खाता है, तो घास खाता है, बाद में उसके फंस जाती है और उसको क्या करता है, उसको उगल देता है, उड़ेल देता है। तो आप देखोगे कि मोटे से एक स्टिक नुमा संरचना निकलती है उसके मुंह से, क्योंकि शायद, जो मुझे याद आ रहा है, कि कुत्ते में भी सेलुलोज के पाचन वाले बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें। अमीबा में संभरण एवं पाचन, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा की बात करना, अमीबा होता क्या, अमीबा जल में पाया जाता है। बेसिक समझ लीजिए, अमीबा एक कोशिकी जीव है, यानी एक कोशिका से बना है, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इसे। अब टाइम गवाए बिना अमीबा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। देखिए, एक कोशिका से बना हुआ क्या है, ये अमीबा पूरा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, पहली याद रखिएगा। अमीबा की ये जल में पाया जाता है, याद रखिएगा, लिखा हुआ है जलाशयों में। नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा की कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। ये देख रहे हो आप, सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहरी दीवार है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। एक गोल सघन केंद्रक एक होता है। केंद्रक कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस, ये दिख रहा है, ये केंद्रक हो गया, ठीक है ना। उसके पश्चात एवं कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में बुलबुले के समान अनेक धमनियां उपस्थित होती हैं। तो पहले साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हो अंदर लिक्विड जैसी संरचना भरी हुई, यही क्या होता है, कोशिका द्रव्य, या इसे ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो
इसी साइटोप्लाज्म में बुलबुले के समान अनेक वैक्यूल्स होती हैं या खाद्य धानियाँ होती हैं, धानियाँ होती हैं, फूड वैक्यूल, ये देख रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखिए, याद रखिएगा अमीबा जो ये जीव होता है ये समुद्र में या जलाशयों में पाया जाता है। और जलाशयों में क्या होता है, पहली चीज़ ये एक कोशिकीय होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जो अगर समुद्र में पाएँ तो चूंकि समुद्र में साल्ट होते हैं इसलिए उनका निर्जलीकरण होने की भी बहुत चांसेस रहती हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो साल्टी वाटर में नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें अमीबा की। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। पहली चीज़ तो याद रखिएगा एक कोशिका से बना है, ये देखिए पूरा एक कोशिका हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गई जो इसको ढके हुए चारों तरफ से। एक गोल सघन केंद्रक, ये गोल सघन केंद्रक हो गया, एवं कोशिका द्रव्य, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ कोशिका द्रव हो गया। और कह रहा है कि कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ या वैक्यूल्स होती हैं। ये फूड वैक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं जो इसने अमीबा ने ग्रहण कर लिए हैं, ये फूड हैं जो अमीबा ने ग्रहण कर लिया है और इसे ही क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। अब हमें देखना है कि ये खाना कैसे लेता है। ये देखिए, अब हमें अमीबा की जो आगे जानकारी लेनी है उसको समझिए। अमीबा निरंतर अपनी आकृतियों में स्थिति बदलता रहता है। तो आप देखोगे अमीबा अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो निरंतर अपनी आकृति बदलता रहेगा, पहली चीज। या एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब या स्यूडोपोडिया अर्थात क्रमिक पांव कहते हैं। आप देख रहे हो कि अमीबा क्या कर रहा है, ये ऐसे निकाला ना, क्या लिखा है, एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। ये देखिए उंगली जैसी संरचना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये अमीबा क्या कर रहा है, एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पैर भी कहते हैं अमीबा के, या इंग्लिश में से बोलेंगे स्यूडोपोडिया। तो ये क्या है, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। ये देखिए लिखा हुआ स्यूडोपोडिया, तो ये स्यूडोपोडिया हो गया। कहते हैं जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये जो स्यूडोपोडिया हैं, ये जो इसके पादाब हैं, ये इसे गति प्रदान करते हैं, साथ ही साथ भोजन पकड़ने में या फूड पार्टिकल को ग्रहण करने में इसकी सहायता करते हैं। कैसे, ये देखिए एक फूड पार्टिकल अमीबा को दिखा, अमीबा ने इसके चारों तरफ पादाब विकसित कर लिए और ये इसमें समा जाएगा। उसके पश्चात ये देखिए ये इस फूड वैक्यूल्स को अंदर ले लेंगे और अंदर क्या करेंगे, अंदर इसका पाचन करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो इसके स्यूडोपोडिया या पैर या पादाब होते हैं या पाँव होते हैं, जब ये देखते हैं कि कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके चारों तरफ ये पादाब या स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं। देखिए फूड पार्टिकल यहाँ से गया यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से गया यहाँ आ गया। तो यही बात इसमें कह रहा है, आगे देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। कोई सूक्ष्म जीव फूड पार्टिकल के रूप में जैसे उसे मिलता है उसका आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खुद खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निकाल लेते हैं। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि जब इसे भोजन का आभास होता है, कुछ सूक्ष्म जीव दिखते हैं, उसके चारों तरफ ये क्या करेंगे, अपने पैर विकसित कर लेंगे, स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेंगे और उसको अंदर ले लेंगे। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य घानी में फंस जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ इसकी क्या, फूड वैक्यूल में फंस जाएंगे। उसके पश्चात और फूड वैक्यूल में फंसने के बाद क्या होगा, इसको देखते हैं आगे क्या कह रहा है, इसको समझिए कि खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित होते हैं। इसकी जो फूड वैक्यूल या खाद्य धानी है, इसी में क्या होगा, पाचक रस स्रावित होते हैं या खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अमीबा के जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, जब इसमें होता है तो यहीं पर क्या स्रावित होंगे, यहीं पर कुछ पाचक रस स्रावित होंगे, जो इसके द्वारा जो भी फूड पार्टिकल ग्रहण किया गया है उसको सरल अणुओं में परिवर्तित कर देंगे, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे। पचा हुआ, अब इसका पाचन हो जाएगा तो पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। जब पाचक रस स्रावित होते हैं, जो इसने फूड ग्रहण किया था उसका पाचन हो जाता है, तो ये पचा हुआ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और बिना पचा अपशिष्ट जो इसने फूड पार्टिकल लिया था, अगर इस फूड पार्टिकल में कोई ऐसा अपशिष्ट है जिसका पाचन नहीं हो पाया है,
तो वो क्या करेगा, खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा, वो अपशिष्ट खाद्य धानी या फूड वैक्यूल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए जेस्टेड वेट या निष्कासित वेस्ट ऐसे निकाल दिया जाएगा। इधर से लिया गया, ये देखिए निष्कासित कर दिया गया। तो ये पूरी बात हो गई अमीबा की। तो ये रहा चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। अपनी रक्षा करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, कोशिश करिए कि जो भी कठिन समय चल रहा है इससे आराम से हम लोग निकल जाएं, और पढ़ते भी रहिए क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो ये साइंस जो पढ़ाई जा रही है एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई जा रही है, तो आप कोशिश करिए इसको पढ़िए। तो खैर लंबी वीडियो को इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पढ़ाई करिए, वीडियो ढंग से देखिए और अच्छे नोट्स तैयार करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 साइंस NCERT क्लास 7 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।